तैमूजिन द्वारा तातार कबीले को जीतने के बाद अब मध्य एशिया के मैदानों में केवल 2 ही शक्तिशाली कबीले बचे थे। पश्चिम में ताइंग खान के नेतृत्व में नैमन कबीला और दूसरी ओर ओंग खान के नेतृत्व में केरीट कबीला। ओंग खान की उम्र काफी हो चुकी थी और उनके बाद कबीले की बागडोर कौन संभालेगा यह तय नहीं था। उनका बेटा इतना सक्षम नहीं था कि वह नेतृत्व कर सके और ना ही वह कबीले में लोकप्रिय था। ऐसे में तैमूजिन ने समाधान के रूप में अपने बेटे जोची की शादी ओंग खान की बेटी से करवाने का प्रस्ताव भेजा। अगर ओंग खान यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो तैमूजिन आगे चलकर केरीट कबीले का अगला सरदार बन सकता था, लेकिन ओंग खान ने इस प्रस्ताव को अपमानजनक माना। भले ही तैमूजिन उन्हें अपने पिता के समान मानता था और कई बार मदद कर चुका था, ओंग खान के बेटे ने भी विरोध जताया और प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जल्द ही ओंग खान को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जानता था कि तैमूजिन उस समय का सबसे कुशल सेनापति था। सीधे टकराव के बजाय उसने धोखे से तैमूजिन को मारने की योजना बनाई। उसने संदेश भेजा कि वह अब विवाह के लिए तैयार है और तैमूजिन को आमंत्रित किया। असल योजना यह थी कि दावत के दौरान उसे मार दिया जाए। तैमूजिन ने उन्हें पिता जैसा माना और बहुत कम सैनिकों के साथ निकला, लेकिन जैसे ही वह कबीले के पास पहुंचा उसे खबर मिली कि उसके साथ धोखा होने वाला है। वह तुरंत लौट गया और कुछ सैनिक वहीं छोड़ दिए ताकि दुश्मन को लगे कि वह अभी वहीं है। कई दिन भूखे प्यासे वह और उसके साथी भागते रहे और एक झील के पास रुककर अपने कबीले को संदेश भेजा कि केरीट कबीले पर हमला किया जाए। उधर ओंग खान को लगा कि तैमूजिन मारा जा चुका है और पूरे कबीले में जश्न मनाया जाने लगा। लेकिन तैमूजिन ने अपनी सेना दोबारा संगठित की और केरीट कबीले पर चढ़ाई कर दी। 3 दिन की लड़ाई के बाद केरीट कबीला हार गया। जामू खा पश्चिम की ओर भागा और नैमन कबीले में शरण ली। ओंग खान भी भागा, लेकिन नैमन की सीमा तक पहुंचते पहुंचते उसके सारे सैनिक मारे जा चुके थे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो दी एसटी बुक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियो आगे भी आते रहेंगे, कहीं आप इन्हें मिस न कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर पर खड़े सैनिक ने उसे सरदार मानने से इनकार कर दिया और वहीं उसकी हत्या कर दी। अब मैदान में तैमूजिन और नैमन ही बचे थे। नैमन की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। 1204 ईस्वी में अंतिम युद्ध शुरू हुआ। तैमूजिन ने पहली बार अपनी सेना को 10-10 सैनिकों के समूहों में बांटा और हर रात पहाड़ी पर 5 जगह आग जलाने का आदेश दिया, जिससे दुश्मन को लगे कि विशाल सेना सामने है। छोटे छोटे हमलों से उसने नैमन की सेना को कमजोर किया और अंततः जीत हासिल की। अब मंगोलिया का कोई भी ताकतवर कबीला बाकी नहीं बचा था। 1205 में जामूखा जंगलों में भटक रहा था, लेकिन कोई उसे शरण नहीं दे रहा था। उसके साथियों ने ही उसका अपहरण कर उसे तैमूजिन के सामने पेश कर दिया। तैमूजिन ने पहले उसके गद्दार साथियों को मार डाला और फिर जामूखा को दोस्ती का प्रस्ताव दिया, लेकिन जामूखा ने यह कहकर मना कर दिया कि तैमूजिन अकेले ही दुनिया को बदलने के लिए काफ़ी है। उसने सम्मानजनक मृत्यु मांगी। तैमूजिन ने उसे वैसी ही मौत दी और उसकी अस्थियां एक ऊंची पहाड़ी पर रखवाईं। अब मंगोलिया के सभी कबीले तैमूजिन को अपना सरदार मान चुके थे। दक्षिण में रेगिस्तान से लेकर उत्तर में टुंड्रा, पूरब में मंचूरिया से लेकर पश्चिम में अल्ताई पर्वत तक वह पूरे क्षेत्र का स्वामी बन गया। 1206 में ओनोन नदी के किनारे उसने एक ऐतिहासिक सभा बुलाई और सभी कबीलों को महान मंगोल साम्राज्य का नागरिक घोषित किया। उसने पारंपरिक उपाधियों को ठुकराकर अपने लिए चंगेज खान का नाम चुना, जिसका अर्थ मंगोल भाषा में होता है फॉस्कॉन, शक्तिशाली और निडर। अब चंगेज खान पश्चिमी यूरोप जितने बड़े साम्राज्य का स्वामी बन चुका था, लेकिन बाहरी दुनिया अभी भी उसे मामूली घुड़सवारों का सरदार मान रही थी। उसे नहीं पता था कि यह व्यक्ति पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला था।